सर्दियों की रात में ठंड और अंदर तक चीर देती है, और वो भी दौड़ती हुई रेलगाड़ी के अंदर, तो हवा शरीर को पार करती हुई निकल जाती है। अपनी पूरी तेज गति से गाड़ी दौड़ रही है। रजनी बच्चों के साथ कोल्हापुर अपने मायके जा रही है। अब मायके जाना तो एक रस्मो रिवाज सा ही शेष रह गया है। दोनों बच्चे भी थककर सो चुके हैं। उनकी बर्थ पर ही आधे पैर पसारे रजनी भी वहीं आंखें बंद करके लेटी है। इतनी छोटी जगह में सोना तो जैसे बहुत मुश्किल ही है। नींद न आने के कारण कभी पानी और कभी शौचालय, बस यही दो चीजें खाली होने पर करने के लिए रह जाती हैं। 2 बोगियों के बाद एक शौचालय है। 2 बार जाकर आ चुकी रजनी का ध्यान बार बार शौचालय की दूसरी तरफ दरवाजे के पास बैठे कंबल ओढ़े एक व्यक्ति पर चला जाता है। कंबल की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बढ़ी हुई दाढ़ी और चिपके हुए बाल उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे दृश्य तो बहुत आम सी बात है। अगर आप किसी सफर पर हैं तो विचलित तो नहीं होना चाहिए। रजनी का भी यही मानना है। अगर कोई गरीब है, उसका भाग्य है, भाग्य से लड़ा नहीं जा सकता। 2-4 बार झपकी भी लगी रात में, फिर वही स्वप्न रोज वाला और नींद का टूट जाना। सुबह होने को थी तो एक नोबेल जो पर्स की साइड वाले पॉकेट में पड़ी थी, जिसको कब से खत्म करने की सोच रही थी, जो अब तक नहीं खत्म हुई है। प्रेम कहानियां, प्रेम उपन्यास पढ़ने का रजनी को जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शौक था। औसत दिखने वाली रजनी कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं रही है। खूबसूरत न रहने का अर्थ ही तो नहीं होता कि उसमें प्रेम करने की इच्छा और रोमांस कम हो जाता है। शायद खूबसूरत न होने से ये तीव्रता और बढ़ जाती है। जब आप उस दौर से गुजरते हैं जब आप चाहते हैं कि आपसे कोई प्रभावित हो या आप किसी को प्रभावित करें, वो कहानी ही क्या, जिसके साथ साथ आप अपने जीवन को ना जी पाएं। उसका हर अक्षर से ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये मेरी खुद की कहानी है। लेखक कैसे जान सकता है वो सब कुछ जो कहीं मेरे मन की गहराइयों में बसता है। प्रेम कहानी पढ़ने का दूसरा कारण भी है रजनी का असफल प्रेम, जो उसे उसके अपराध बोध का बोध कराता है। अधूरे प्रेम की स्मृतियां मिटाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी तब जब सामने वाले से आपको इतना प्रेम न मिला हो जितना आपने उसे किया। बचपन से ही साथ खेलते बड़े हुए आदित्य और रजनी। बचपन में ही रजनी आदित्य को अपना दिल दे बैठी थी। लंबा, गोरा, हष्टपुष्ट, स्मार्ट दिखने वाला आदित्य किसी भी लड़की के दिल में अपने लिए जगह बना सकता था। क्लास 1 थी, इसलिए रजनी आदित्य के और करीब आ गई। किसी के प्रेम में पड़ जाना बहुत सुखद एहसास होता है, पर हम अपने प्रेम का इजहार करने से डरते हैं। आखिर आदित्य इतना अच्छा दिखता था, लड़कियों में उसकी बातें अधिकतर सुनने को मिलती थीं, क्यों वो औसत दिखने वाली लड़की को पसंद करेगा। दुनिया भर की ऐब आदित्य के अंदर थे, शराब, सिगरेट, हर आती जाती लड़की को छेड़ना। खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था उसके अंदर जिस पर मर मिटा जाए। सुना था प्यार अंधा होता है, बस रजनी उसी अंधे प्यार में विश्वास कर आदित्य के और करीब जाना चाहती थी। लाख दोस्तों के समझाने के बाद भी उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर देती थी रजनी। वो तो बस इसी से खुश थी कि वो 2 मीठी प्यार की बातें रजनी से कर लेता था। आदित्य तो केवल स्वार्थी था। कभी जब उसके पिताजी उसे घर बाहर निकालते तो रजनी ही थी जो उसे कभी भूखा नहीं सोने देती थी। 100-200 रुपए उधार भी मांग लेता रजनी से। जब भी दारू पी लेता तब उसे अपना प्रेम याद आता। हाँ, रजनी ने अपने तन को तो बचाकर रखा था, लेकिन मन क्या, उसकी कोई कीमत नहीं। इतना अटूट विश्वास था रजनी को उस पर। 7 जन्मों का वादा, शादी, बच्चे, इतने सारे प्लान, इन बहुत सारी मीठी मीठी बातों से रजनी 2 मिनट में खुश हो जाती। सरोज के लाड ने आदित्य को हद से ज्यादा बिगाड़ दिया था। वो आदित्य के पिता की दूसरी पत्नी थी। सरोज का सारा प्यार आदित्य को ही मिला, जिसने आदित्य को ऐसा बना दिया। आदित्य से 1 साल बड़ा विष्णु। माँ का प्यार नहीं मिला, यही कारण था या कोई और कारण, अल्पबुद्धि ही रह गया। सारी समझ थी उसके अंदर, लेकिन उसने छल कपट नहीं सीखा। सरोज का कठोर स्वभाव कहीं न कहीं विष्णु की स्थिति के लिए जिम्मेदार था। बड़ी बहनों ने माँ का किरदार बखूबी निभाया। बहनों के विवाह के बाद विष्णु बिल्कुल अकेला हो गया। न कोई खाने की पूछने वाला, न कोई खाने के लिए देने वाला। कभी पैंट की चैन लगाना भूल जाता, कभी शर्ट के बटन ऊंचे नीचे लगाकर घूमता रहता। बालों में तेल लगाता तो सिर्फ थोड़ा सा तेल हथेली में लेकर अपने आगे वाले बालों पर रख लेता। निरंतर माँ का रूखा व्यवहार उसे पागल साबित करने पर तुला था। जहां आदित्य बचपन में बॉर्नवीटा का दूध पीता, वही वो पानी मिला दूध। बहनों के जाने के बाद सरोज अब आसानी से अपनी किसी भी गलती का इल्जाम विष्णु पर लगा सकती थी, और वो सफाई भी नहीं दे पाता। इतना पिटा था बचपन से कि वो अपनी सही बात भी अपने पिता से नहीं कह सकता था। 21 साल का विष्णु बुद्धि से अब भी बच्चों जैसा ही था। डरा सा,
सहमा सा डर ने उसे और कमजोर बना दिया। सरोज ने विष्णु को कभी स्कूल नहीं भेजा। अब वो घर के साथ साथ बाहर के काम भी करता, हिसाब किताब लगा लेता, लेकिन धोखाधड़ी को नहीं पहचान सकता था। आस पड़ोस रिश्तेदारी में सभी को सहानुभूति थी विष्णु के साथ। मासूम बच्चे जैसा मन पल में ही अपने साथ हुई हर क्रूरता को भूल जाता है। समय मिलता तो गली के बच्चों के साथ खेल लेता। एक दिन तो सरोज पिताजी के सामने विष्णु को चोर साबित करने में भी कामयाब रही। जब मेज पर रखे हुए 5 रुपए उठा, उसने बाहर जाते आइसक्रीम वाले से एक ऑरेंज आइसक्रीम खा ली। उस दिन तो पिताजी से भी उसे एक थप्पड़ पड़ा, अब तुम चोरी भी करोगे। उस दिन रजनी अपनी छत पर खड़ी थी, तभी घर से निकलते हुए उसने आदित्य को देखा। शाम का समय था, 7 बजे के करीब। भागकर नीचे आई, बाइक के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो? झल्लाते हुए आदित्य ने जवाब दिया, हटो, सामने से बहुत जरूरी काम है मुझे। आदित्य बहुत हड़बड़ाहट में था। रजनी ने रास्ता छोड़ दिया। तभी बाइक स्टार्ट करते समय आदित्य की जेब से निकलकर कुछ जमीन पर गिर गया। रजनी झुककर उठाने वाली थी, उससे पहले ही आदित्य ने उसे रजनी के हाथ से छीन लिया। फिर भी रजनी ने पहचान लिया, ये तो सरोज आंटी का हार है। आदित्य गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और रजनी के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, रजनी, तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी से नहीं कहोगी कि मेरे पास माँ का हार था। तुम क्या करोगे इसका? आदित्य, तुम्हें तो पता है रजनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शादी जब तक नहीं हो सकती, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस करने की सोची है। बस थोड़े दिन की बात है, बिजनेस चल जाएगा तो इससे भी बड़ा हार मैं माँ के लिए बनवा दूंगा और तुम्हारी और मेरी शादी की बात भी करूंगा। तब तक तुम ये बात किसी से मत कहना। शादी का नाम सुनते ही रजनी सब कुछ भूल गई। सब कुछ आदित्य का ही तो है, कौन सा आंटी साथ लेकर जाने वाली हैं। 15 दिन बाद गली में बहुत शोर था। रजनी अपने घर से बाहर झांकने के लिए आई तो देखती है रामेश्वरम अंकल अपने जूते से विष्णु को मार रहे हैं। भागकर भीड़ के पास पहुंची तो कानाफूसी सुनी थी, अब घर में चोरी भी करने लगा। बताओ, हार ही चुरा लिया। विष्णु अपना बचाव करते हुए हाथ जोड़कर रोता हुआ बोल रहा था, पिताजी, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। झूठ और बोलता है, झूठ बोलना सीख गया है। कहते हुए एक और जूता विष्णु की कमर पर पिताजी ने मार दिया। आदित्य बगल में हाथ लगाए गेट के पास खड़ा था और सरोज आंटी दांतों को पीती हुई कह रही थीं, इतना ढीठ है, इतना पीटने के बाद भी नहीं मान रहा। कजरी चाची ने आकर रामेश्वर जी का हाथ पकड़ लिया, मार ही डालेगा क्या बेचारे को। रामेश्वर प्रेम करते थे विष्णु से, पर दिन रोज उसके खिलाफ घोले जाने वाला जहर दोनों बाप बेटे के बीच की दूरी बन गया। सरोज ने अपने मुंह को मटकाते हुए आदित्य को झटके से अंदर की तरफ खींचा और अंदर से अपना गेट बंद कर लिया। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए विष्णु अभी भी सड़क के बीचों बीच पड़ा था। कजरी चाची ने थोड़ा सा उसे पुचकारा। चाची से गले लगकर बहुत रोया। एक बात की रट लगाए, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। पास ही खड़ी रजनी चाहती तो एक पल में विष्णु को निर्दोष साबित कर सकती थी, लेकिन वो एक प्रेमिका से हार गई। अपनी खिड़की का थोड़ा सा पर्दा हटाकर बार बार वो गेट पर बैठे विष्णु को देख लिया करती, जो अपने शरीर पर पड़े जूतों के निशानों को कभी सहलाते हुए दिखता। उठकर उसने एक बार घर के अंदर जाने की भी कोशिश की थी। गेट भी बजाया, सरोज ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब खोला, दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही अंदर की तरफ विष्णु ने कदम बढ़ाए, धक्का दे सरोज ने बाहर की तरफ धकेल दिया, निकल जा घर से, इस घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ आया तो टांगे तोड़ दूंगी। जेवर से इतना प्रेम, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था? अच्छा मौका था जिसे सरोज ने सही समय पर भुना लिया। चाची ने चाय बिस्कुट भी खिला दिए थे विष्णु को। शाम हुई तो खोखा बंद करने का समय हो गया। चाची ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरा ही कोई ठिकाना नहीं है, मैं तुझे कैसे ले जाऊं? अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं सुबह फिर आऊंगी। अंधेरा होते ही वहां से खड़ा हो विष्णु पार्क के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। जब रजनी को गेट के सामने विष्णु नजर नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आई। पूरी गली में छान मारने के बाद विष्णु को बेंच पर लेटे हुए देखा। उसके पास जाकर रजनी ने पूछा, तुमने कुछ खाया? आंखें खोलते हुए उसने कहा, नहीं, मुझे भूख लगी है। दौड़ती हुई रजनी 2 रोटी अपने हाथ में दबाए विष्णु के लिए पार्क में ही ले आई। रोटी के टुकड़े खाते हुए विष्णु ने रजनी से कहा, रजनी, तुम माँ से कहो ना, मैंने चोरी नहीं की, मुझे घर के अंदर आने दे। मुझे रात में डर लगता है, भूत से, और गली में कुत्ते भौंकते हैं। रजनी ने अपनी नजरें चुरा लीं। उसके अपराधबोध ने उसे वहां ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया। रात को सो भी नहीं पाई।
सुबह तक वो निर्णय कर चुकी थी, रामेश्वर जी को सब कुछ बता देगी। सुबह उठते ही सबसे पहले पार्क गई, पर पार्क में कोई नहीं था। रास्ते में रामेश्वर अंकल भी दिखे, शायद अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं नहीं था। दिन गुजरते चले गए और उसके मिलने की आस और कम होती चली गई। पिता की आंखें पथरीली हो चुकी थीं। ऐसे में रजनी अगर सच्चाई बता देती तो रामेश्वर जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने ऐसे अपराध के लिए अपने पुत्र को दंडित किया जो उसने किया ही नहीं। रजनी के अंदर रहने वाली प्रेमिका बहुत स्वार्थी थी, उसने उसे मना ही लिया, अब वो है ही नहीं तो उसका पक्ष रखने का क्या फायदा। लेकिन रजनी को अक्सर वो रोता हुआ चेहरा अपने सपनों में दिखता। आदित्य के आज कल और परसों जैसे वादे ही रह गए, अब वो साकार होते नहीं दिखते थे। वो जब भी आदित्य से कहती माँ और पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हंसते हुए कहता तो कर लेना शादी। प्यार के नाम पर उसके साथ केवल धोखा ही हुआ है। बहुत देर से सही पर चीजें समझ आने लगी थीं। और जब अंजलि ने ये बताया कि उसकी गली की एक लड़की से रजनी के बारे में आदित्य ने ये कहा कि रजनी में रखा ही क्या है, तो इस बात ने अंदर तक चीर दिया था रजनी को। फिर एक दिन वो आया जिस दिन ये भ्रम भी टूट गया, जब रजनी ने सुना कि आदित्य का रिश्ता एक पैसे वाले घर में हुआ है, जहां से उसे दहेज की मोटी रकम भी मिलने वाली है। टूटे हुए दिल से रजनी ने आदित्य से जवाब भी मांगा था। कितनी आसानी से आदित्य ने ये कह दिया, प्यार तो पागल मैं तुझसे ही करता हूँ। शादी किसी और से होने से क्या प्यार कम हो जाता है। प्यार में माना अंधी हो चुकी थी रजनी, लेकिन इतनी बड़ी भी बेवकूफ़ नहीं थी वो किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल होती चली जाए। रजनी ने भी हाँ कर दी शादी के लिए और शर्त रख दी जल्दी से जल्दी उसे शादी करनी है। आदित्य की शादी से पहले वो अपने ससुराल जा चुकी थी। आज पूरे 20 दिन बाद नावेल को पूरा पढ़ पाई थी रजनी। चलो, नावेल में तो प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ और प्रेमिका ने धोखा भी नहीं खाया। सुखद अंत वाली प्रेम कहानियां अच्छी होती हैं जो दिल को तसल्ली पहुंचाती हैं। कोल्हापुर भी आने ही वाला है, बच्चों को उठा देना बेहतर होगा। खुद हाथ मुंह धोने के लिए उठी, बाहर तक पहुंची तो गेट पर बहुत भीड़ थी। उन लोगों के बीच पहुंचकर बात जानने की कोशिश की रजनी ने। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं बहन जी, कोई भिखारी है शायद, रात की ठंड में कुकड़कर मर गया। रात तक तो जिंदा था, मैंने देखा था, रजनी बोली। अपने खाने से मैंने इसे खाना भी दिया था। मेरे पास खाना मांगने आया था, एक आदमी ने कहा। एक सरसरी सी नज़र रजनी दौड़ाना चाहती थी भिखारी पर, लेकिन ढंग से चेहरा देख नहीं पाई। थोड़ा विचलित हो गया था मन। बच्चों को जल्दी उठाते हुए कहा, चलो नानी का घर आ गया। गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। अपने सामान को उठाती हुई दोनों बच्चों का हाथ पकड़े रजनी गेट की तरफ बढ़ी। वहीं कुछ पुलिस वाले उस भिखारी को उठा रहे थे कि उसका कंबल उसके ऊपर से गिर गया। एक तरंग तेज गति से ऊपर से लेकर नीचे तक रजनी के तन बदन में दौड़ गई। विष्णु, ये विष्णु है। कैसे भूल सकती है उस चेहरे को जो हर रात सपने में आकर उसका अपराध याद कराता है। काश उसने उस दिन सच बता दिया होता। पुलिस वाले ने कहा, पता नहीं कौन है, कोई अता पता कुछ नहीं, लावारिस है। रजनी अपना सामान और बच्चे छोड़कर वहीं स्टेशन पर बैठ गई। मैं जानती हूँ इसे, मैं जानती हूँ, मैं इसकी अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा विष्णु, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं सबको बताना चाहती थी कि चोरी तुमने नहीं की थी। तुमने मुझे एक मौका दिया होता। तुम रुके क्यों नहीं उस रात? कहाँ चले गए थे वहां से? मैं आई थी तुम्हें ढूंढने। पुलिस वालों का हाथ पकड़ते हुए रजनी ने कहा, ये लावारिस नहीं है, इसके पिताजी जिंदा हैं, इसको एक नज़र देखने के लिए। मैं जान चुकी हूँ विष्णु, ऐसा सत्य जो किसी का जीवन बचा ले उसे किसी कीमत पर नहीं छुपाना चाहिए।